हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जब हम ओपीडी में बैठते हैं तब कई सारे कपल आते हैं जिनको शादी के बाद कई सारे सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर काजल मांगकिया मैम के पास। गुड इवनिंग मैम। हम जब ओपीडी में बैठते हैं तब कई सारे कपल आते हैं कि उनका अभी शादी हुई है, तो शादी के बाद उनको सेक्सुअल लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं कि उनको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके रिलेटेड वो कई सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, उसकी वजह से उनको बच्चे भी किसी को नहीं होते। तो आज हम उस रिलेटेड बात करेंगे। तो उसका रीज़न क्या है मैम? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो टिपिकल कंडीशन है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग वजाइनिज्मस कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर है उसके जो मसल्स है, वजाइना के आजू बाजू जो मसल्स रहते हैं, वह जो मसल्स है उसको वो टाइट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन रहता है वो पॉसिबल नहीं होता है और उनको पेन महसूस होता है। सो दो प्रॉब्लम लेके आते हैं कि जैसे ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि मैम शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। जब भी उनका सेक्सुअल हिस्ट्री लिया जाता है तभी वो बताते हैं कि मैम आज तक या तो अभी तक इंटरकोर्स पॉसिबल ही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि अगर इंटरकोर्स पॉसिबल ही नहीं हुआ है तो आपको पहले फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं, आपको पहले आपकी जो पर्सनल लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, या तो जो इंटरकोर्स है वह प्रोसेस कंप्लीट हो, उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पहले होती है। सो वजाइनिज्मस का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी वो जो मसल्स है वो मसल स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म मतलब कि एकदम टाइट हो जाते हैं, और जब भी पेशेंट टाइट कर देते हैं मसल्स को तो वह टाइम पे, जैसे हम लोग गायनेक ओपीडी में पेशेंट को नीचे से चेकअप करना है, गायनेक चेकअप करना है, तो काफ़ी लोग ऐसे मना करते हैं कि मैम नीचे से नहीं ऊपर से चेकअप कर लो, या तो सोनोग्राफी जो है, जो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी हम लोग जो मासिक के रास्ते से करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको डर रहता है। सो बाद में जब भी उनसे बात होती है तो कहाँ ना कहाँ उनको जो इंटरकोर्स का जो प्रोसेस है वह प्रोसेस में ही या तो डर है, और मेजॉरिटी जो पेशेंट रहते हैं उनको एंग्जाइटी रहती है, डर रहता है, एंड वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जैसे ये प्रोसेस होगा तो मुझे पेन होगा। तो वो जो पेन का जो फियर है उनके माइंड में, उसी की वजह से वजाइनिज्मस की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसका इंसिडेंस रेट कितना है? वजाइनिज्मस जनरली, जैसे अभी मैं 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ, तो मैंने देखा है कि जनरली जो पेशेंट्स हैं जो न्यूली मैरिड है, ठीक है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ दोनों एजुकेटेड है या तो उन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं कि मैम कोई फोर्स नहीं करना है मुझे, मे बी उसको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने देना है। सो यह एक क्लास अलग रहता है। दूसरा है कि शादी के बहुत साल हो गए, जैसे 4-5 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, और तभी भी उनके बीच में यह रिलेशन डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसे पेशेंट कभी कभी आते हैं, जैसे हमारा ऑर्किड हॉस्पिटल है, यहाँ पे आईवीएफ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो पेशेंट को लगता है कि मैम, मतलब जनरली मैंने देखे है कि मैम आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना है, और जब भी हम उनका चेकअप लेते हैं सोनोग्राफी के लिए, तभी पता चलता है कि उनका प्रॉब्लम बेसिकली इनफर्टिलिटी नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स आज तक हुआ ही नहीं है। सो वैसे टाइप के भी पेशेंट्स हैं, और जिनके लिए बेसिकली सेक्सुअल हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनका साइकोलॉजिकली जो उनको ट्रॉमा कुछ पहुंचा है, जैसे काफ़ी है कि चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, या तो कोई भी ऐसा फिजिकल ट्रॉमा हुआ है पहले उनका, तो यह सब रीज़न हो सकता है वजाइनिज्मस के लिए। ये उसका रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर यानी कि कौन से पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि मैंने देखा है कि जैसे गांव वगैरह में रहते हैं, जैसे मेरे जो पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं, तो उनका जब भी मैंने थोड़ा टाइम निकाल के डिटेल में हिस्ट्री लिया, तब उन्होंने बताया कि मैम हम लोग गांव में उनका जो बचपन है वो गांव में बीता था, और गांव में सब लोग ऐसे जो भाभी वगैरह जो है वो सब बात करते थे कि
शादी के बाद तो ऐसे इंटरकोर्स होता है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। फिर जब भी आप कंसीव करते हो तो आपकी जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो डिलीवरी का जो पेन है वो बहुत पीड़ादायक होता है। तो बचपन से कि जब भी उनका मैच्योरिटी नहीं आया है, वो टीनेजर ग्रुप में है, तभी से उनके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है या तो आजू बाजू की जो बातें उन्होंने सुनी है, वह बातों की वजह से उनके माइंड में एक फोबिया डेवलप हो जाता है या तो एक डर डेवलप हो जाता है कि अभी मैं तो बड़ी होंगी तो शायद शादी ही नहीं करूँगी, शादी होगी तो फिर मैं इंटरकोर्स तो करने ही नहीं दूँगी, और अगर वो होता है तो मैं बच्चा तो रखूँगी ही नहीं। ऐसे सब फिर नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में डेवलप होते हैं। तो आज का अपना जो यह विषय है उसके माध्यम से और यह वीडियो के माध्यम से मैं जो बताना चाहती हूँ कि कोई भी फीमेल है, अगर आप आजू बाजू में ऐसी कुछ भी बातें सुनते हो तो आपको डरना नहीं है। और यह जो प्रोसेस है वह एक आपकी लाइफ के लिए इट इज़ अ नीड ऑफ योर रूटीन लाइफ। सो यह फोबिया की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपको आगे तकलीफ नहीं आए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आपने जो बोला वजाइनिस्मस, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं? वजाइनिस्मस बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो मसल्स हैं वो स्पाज़म हो जाते हैं या तो एकदम टाइट कर देते हैं पेशेंट, तो उसकी वजह से वजाइनिस्मस होता है। सो जनरली दो टाइप है, एक स्पाज्मोडिक रहता है, एक नॉन स्पाज्मोडिक होता है, या तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि उनका जो ओपनिंग रहता है, पेरिनियम जो हम बोलते हैं, सो जो ओपनिंग है वही नैरो है, तो उसकी वजह से पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरे पेशेंट रहते हैं कि जिसमें अक्वायर्ड है, यानी कि कोई इन्फेक्शन है उनको। कभी कभी ऐसा भी देखा है हमने पेशेंट की जो हाइमेन का जो लेयर रहता है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, इनकम्प्लीटली ब्रेक हुआ है। सो उसको हम लोग एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेशिया वगैरह कर सकते हैं, और हाइमेनेक्टमी इफ़ रिक्वायर्ड अगर यह पेशेंट में, या तो फिर जैसे हमारे पास काफ़ी सारे अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो उसके वजह से हम लोग उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आपने बोला ट्रीटमेंट, तो आप थोड़ा हमें डिटेल्स में समझाइए कि वो ट्रीटमेंट आप क्या क्या देते हैं इसमें। बेसिकली ट्रीटमेंट का जो मेन पार्ट है दैट इज़ अ काउंसलिंग। पेशेंट का अच्छे से काउंसलिंग करना ज़रूरी है। पेशेंट के सेक्सुअल हिस्ट्री जैसे मैंने आगे बताया, पेशेंट को कोई फोबिया है, काफ़ी जो बताया मैंने कि एंजाइटी टाइप के जो पर्सनालिटीज़ रहते हैं उसमें यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं उनका भी ओपिनियन लेना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का काउंसलिंग अच्छे से करना ज़रूरी रहता है। और जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में एक जो ट्रीटमेंट है कि हम बेसिकली पहले तो उनका एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेशिया करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। अगर कोई पैथोलॉजिकल या तो कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट वगैरह है तो वो ट्रीट करना होता है। और उसके बाद उनको बेसिक एजुकेशन देना होता है कि जो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी एनाटॉमी कैसे होते हैं, मेल्स का जो प्राइवेट पार्ट्स है वो एनाटॉमी कैसे होता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मतलब कैसे होता है, वो सब समझाना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि बोटॉक्स थेरेपी हम यहाँ पे करते हैं ऑर्किड हॉस्पिटल में, सो उसके भी रिज़ल्ट हमने काफ़ी अच्छे देखे हैं। और उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन यानी कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज वगैरह भी हम पेशेंट को यहाँ से गाइड करते हैं। एंड वी हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट इन आवर पेशेंट कि जिनको वो पेशेंट आए थे एक्चुअली IVF ट्रीटमेंट करवाने को, एंड दे आर सो हैप्पी कि मैम IVF नहीं, हमारी तो पूरी लाइफ की मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्योंकि एक बार अगर आपकी मैरिड लाइफ अगर सक्सेसफुल हो जाती है, आपके जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और अगर एक बार इंटरकोर्स पॉसिबल हो जाता है, दूसरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है फर्टिलिटी रिलेटेड, सो नेचुरली कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड काफ़ी पेशेंट्स हमारे हैं उनको ऐसे रिजल्ट मिले हैं। ओके, आपने एक्सरसाइज के बारे में बोला, तो एक्सरसाइज इसमें कैसे यूज़फुल होगी? एक्सरसाइज बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका जैसे हड्डी का किसी का फ्रैक्चर हुआ है या कोई सर्जरी हुआ है तो उसमें उनको रेस्ट वगैरह एडवाइस किया जाता है। एक बार आप रेस्ट करते हो तो
तो आपके जो स्नायु रहते हैं वो जकड़ जाते हैं, तो उसके बाद उनको एक्सरसाइज एडवाइस किया जाता है कि आपका जो मसल्स है वो एक्टिव होना ज़रूरी है, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो सेम हिसाब से यहाँ पे वजाइनिज्मस में जो प्रॉब्लम है वह है कि मसल्स एकदम टाइट रहते हैं, तो वो जो स्पाज़म है मसल्स का उसको रिलैक्स करने के लिए, सो अगर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो इंटरकोर्स विल बी पॉसिबल, लेकिन मसल्स अगर टाइट है तो फिर इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन का काफ़ी रोल रहता है यहाँ पे। सो अंत में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि शादी हो गई है और इंटरकोर्स सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई मतलब आप में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इट इज़ अ वेरी मच साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और अगर आपका अच्छे से काउंसलिंग होता है तो आप यह प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हो। और वजाइनिज्मस यह कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, एंड इट इज़ जो इनिशियल फेज़ है आपका शादी के बाद का, उसमें आपको वजाइनिज्मस होना बहुत ही नॉर्मल है। सो आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आपका मैरिड लाइफ, आपका सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है यह सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे आके एक्सपर्ट्स एडवाइस ले सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। थैंक यू मैम, आपने वजाइनिज्मस के बारे में इतने डिटेल्स में समझाया। फ्रेंड्स, ये सवाल था हमारे ओपीडी बेसिस पे जो पेशेंट आते हैं उन्होंने मुझे पूछा था कि आप मैडम से बात करना कि वजाइनिज्मस के बारे में थोड़ा समझाइए। तो इसी रिगार्डिंग अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तमारा में। तो देखते रहिए सवाल तमारा। थैंक यू।